सेकंड करें तो यहाँ पे 15 years जेल, 2611 प्लानर लखवी, इंडिया पॉइंट्स टू FATF। तो जाकिर रहमान लखवी को 15 साल की सज़ा होगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए FATF इंपॉर्टेंट है। तो FATF 1989 में बना था G7 के इनिशिएटिव पे। पहले इसमें सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को इंक्लूड किया गया था, लेकिन 2001 में इसमें टेरर फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड कर लिया गया था। हम आगे चलते हैं। अ विलेज इन उत्तराखंड डम्प्स ट्रेडिशन पुट कर्ब्स ऑन लिकर। तो जो उत्तराखंड का एक विलेज है, तो उसने बेसिकली आपस में रेजोल्यूशन पास किया वहाँ के लोगों ने कि वो लिकर को कर्ब करेंगे, क्योंकि लिकर से डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है। तो driven as much by the money spent on this tradition as complaints of drunken brawls and domestic violence, Rathir Kheti passed a resolution banning the sale, distribution and serving of liquor at wedding ceremonies and religious as well as social gathering like fairs। तो बेसिकली क्या दिखाता है कि आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से कितना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, गवर्नमेंट कितने भी रूल्स बनाते हैं, जैसे गुजरात और बिहार में लिकर बैन है लेकिन उसके बाद भी बिकती है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, 200 मिलियन प्रोजेक्ट एट US एम्बेसी। तो बेसिकली ये रिलेशंस में क्लाइमेट चेंज में आपको भी लिख सकते हैं। तो US एम्बेसी के चांसलरी बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं, ज़्यादा इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल चांसलरी बिल्डिंग वो बना रहे हैं, जिसमें 37% कम वाटर लगेगा और पोर्टेबल वाटर 74% तक कम लगेगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। IIM टू हेल्प फिक्स मल्टीपलिसिटी ऑफ एजेंसीज इन कैपिटल। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इंगेज किया IIM अहमदाबाद को कि स्टडी करके एक एप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर बना के दे दिल्ली के लिए। हाई कोर्ट ने 2015 में ये ऑब्जर्व किया था कि सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है, जो कि लगभग 500,000 साल पहले बनाया गया था, वो फेल हो गया टू डील विद द वास्ट एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली जिस कंपैरिजन में बढ़ा, उस कंपैरिजन में उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। इट ऑल्सो पॉइंटेड टू लैक ऑफ एफर्ट्स इन ब्रिंगिंग अबाउट अपग्रेडेशन टू कैटर टू द न्यू रियलिटी। ठीक है, तो बेसिकली पर उन्होंने ये भी बोला था हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कि आप कुछ भी चेंजेस लाएं तो वो विद अपने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस के एम्बिट में लाएं और सेंटर को भी कंसल्टेशन में रखें। अभी जो है दिल्ली यूनियन टेरिटरी, जिसके पास लेजिस्लेचर है, जिसके मेनली 3 सब्जेक्ट पुलिस, लैंड और पब्लिक वाटर, वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो हम आगे चलते हैं। मैक्रॉन एडवाइसर मीट PM मोदी टॉक्स रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़। तो मैक्रॉन के जो एडवाइसर हैं वो PM मोदी से मिले। बेसिकली किस बारे में बात हुई, तो दोनों ने सेटिस्फेक्शन जताया जो दोनों कंट्रीज ने किया है। बेसिकली इसमें इंडियन फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंक्लूडिंग काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, तो ये सब में सेम ही होता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। यहाँ पे इंडियाज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अप्लाइज टू डिफेंस एक्विजिशन। तो अभी जो US के एम्बेसडर हैं वो जा रहे थे, तो उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि इंडिया और US के रिलेशन में कहाँ का, तो उन्होंने बोला रशिया के साथ ले रहा, वो US को थोड़ी दिक्कत है। तो इंडियन इस पर बोला कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करता है और डिफेंस एक्विजिशन भी उसमें ही आते हैं, तो जिससे चाहे फॉरेन वो ले सकता है अपने डिफेंस इक्विपमेंट। तो इंडिया स्पोक अबाउट इंटर ऑपरेटेबिलिटी इशूज इन अ वेल्ड रेफरेंस टू इंडियाज प्रोक्योरमेंट of S-400 air defense system from Russia. The MEA Friday made it clear that India pursues an independent foreign policy। ठीक है, और रशिया और US दोनों ही इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो वो ले सकता है। यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। UGC paves way for IOEs to set up campuses abroad। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस होते हैं उनको बोल दिया है कि आप अपने अब्रॉड में कैंपस सकते हैं, बस आपको एक नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये बेसिकली बोला गया था, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने कैंपसेस वहाँ पे बना सकते हैं, बाहर बना सकते हैं, अब्रॉड में कैंपसेस बना सकते हैं। तो अमेंडमेंट्स ऑल्सो परमिट द IOEs टू स्टार्ट न्यू ऑफ कैंपस सेंटर्स। आप थोड़ा IOEs के बारे में पढ़ लेना। लगभग 18 इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस इंक्लूडिंग IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इसमें आते हैं। तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जी। अब बिहार में बहुत ज़्यादा हाई ड्रॉप आउट रेट देखा जा रहा था कि मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा वहाँ से सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन में आते ही बहुत ज़्यादा बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि अंडर ग्रेजुएट लेवल तक हर बच्चे को ट्रैक किया जाएगा। और तो बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस अ मैनेजमेंट इनोवेशन सिस्टम टू ट्रैक एवरी चाइल्ड टिल द अंडर ग्रेजुएट लेवल इंक्लूडिंग होल रेंज ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज, कि कौन से टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स में जा रहा है, सब कुछ ट्रैक किया जाएगा। एज पर द लेटेस्ट 2018-19 स्टेट गवर्नमेंट डेटा, वी इनरोल 20 मतलब इन्होंने जितने इनरोल किया था उसके कंपैरिजन में बहुत कम हो गया, डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक बात बोली गई है, तो अब जैसे बच्चे ड्रॉप आउट करेंगे तो ये करेंगे क्या, तो टू मिनिमाइज ड्रॉप आउट थ्रू काउंसलिंग एंड रीचिंग आउट टू पेरेंट्स। मतलब पेरेंट्स को बताएंगे कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको स्किल्ड होना चाहिए, आपको ह्यूमन रिसोर्स पे कन्वर्ट होना है, ये सारी चीज़ें। तो अब ये है वंस अपॉन अ फेल्ड कू। तो बेसिकली ये बोला गया ऑथर के द्वारा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में कू क्यों नहीं होते एज़ कम्पेयर टू द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। इट वॉज नॉट अ क्लासिक कू बिकॉज द मिलिट्री वॉज नॉट इन्वॉल्व। तो अमेरिका में जो वो उसे हम कू नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मिलिट्री उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, बट इट वॉज एन एग्जीक्यूटिव कू।
ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूटिव को बोल सकते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हेड एग्जीक्यूटिव के, उन्होंने मॉब को इंसाइट किया, जो भी उनके सपोर्टर्स थे, many thousand strong with a substantial proportion belonging to vigilant group to show the kind of pride and boldness that would force the two houses of Congress to overturn the election। ये मतलब जो दो हाउसेज ऑफ कांग्रेस के वो इलेक्शन ओवरटर्न कर दे, जो कि वो हार गए थे नवंबर 3 को। लैकिंग इन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब जो यूएस है वहाँ पे ऐसे इलेक्शन कमीशन नहीं होती इंडिपेंडेंट जैसे हमारे यहाँ इंडिया में। तो यूएस हैज़ अ कॉम्प्लिकेटेड इलेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, उनके पास इलेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है जिसमें हर स्टेट अलग अलग देखते हैं। तो लीगली स्टेट्स डिसाइड हु विल बी द प्रेसिडेंट आफ्टर पीपल कास्ट देयर वोट्स। स्टेट सर्टिफाई इलेक्शन आउटकम्स, फॉर्म एन इलेक्टोरल कॉलेज हुज वोट इज फाइनली एक्सेप्टेड बाय यूएस लेजिस्लेटर्स ऑन January 6। The vice president presides over this politically, ceremonially but legally necessary step, the last one before a president can be inaugurated on January 20। ठीक है, तो उनके पास हमारे जैसे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है। अब ऑथर ने बताया कि क्यों डेवलपिंग कंट्रीज़ में या फिर अंडर डेवलप कंट्रीज़ में होता है पर रिचर डेमोक्रेसीज में नहीं होता। पहली बात, फर्स्ट इन पुअरर कंट्रीज द इंस्टीट्यूशंस ऑफ ओवरसाइट बीइंग मच वीकर क्रम्बल अंडर द ऑनस्लॉट ऑफ माइटी पॉलिटिशियंस। ठीक, पुअरर कंट्रीज़ में क्या होता है, जो ओवरसाइट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे डेमोक्रेसी में तो इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं और डेवलप कंट्रीज़ में तो और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जो पुअर कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, तो वीक होने की वजह से जो माइटी पॉलिटिशियंस होते हैं उनके अंदर वो क्रम्बल कर जाते हैं, मतलब उनके ऊपर नाचने, मतलब जो वो बोले वैसे ही इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म करने लगते हैं, उनके अंदर बेसिकली काम करने लगते हैं। सेकेंड, पॉलिटिक्स इन डेवलपिंग कंट्रीज कैन हैव एन ऑल और नथिंग क्वालिटी। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज में पॉलिटिक्स होती है उसमें ऑल और नथिंग क्वालिटी, जैसे एज अ गवर्नमेंट का हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल होता है, इकॉनमी कंट्रोल होगा, सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल होगा। तो अगर वो गवर्नमेंट में इंसान बैठा हो, अगर वो आउट ऑफ पावर चला जाता तो वो एक चीज़ में सारी चीज़ें खो देता, उसके पास दूसरा कोई जरिया नहीं होगा जिसके थ्रू वो पावर गेन कर सके। तो उसकी वजह से एक पॉलिटिकल टेंडेंसी हो जाती है लोगों में कि पावर हर कॉस्ट में रहनी। लेकिन अगर रिचर डेमोक्रेसीज लो तो गवर्नमेंट के अलावा भी आप किसी और सेक्टर में जाके पावर गेन कर सकते हो। तो एन इलेक्टोरल लॉज डज नॉट रॉब लाइफ ऑफ ऑल इन्हेंसमेंट, कंपनी बोर्ड्स, मॉल्स, कंसल्टिंग एंड स्पीकिंग, लीगल प्रैक्टिस, बिजनेस ओपनिंग कैन फेच मिलियंस। ठीक है, तो उनके पास और ऑप्शन होते हैं जिसमें वो पावर गेन कर सकते हैं। तो द गवर्नमेंट डज नॉट हैव अ डिसाइसिव कंट्रोल ओवर ऑल सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। बाकी अमेरिका के बारे में तो हमारे लिए खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस नेक्स्ट है बेसिक इनकम एंड पेट्रियार्की। तो कमल हसन जी का एक ट्वीट था कि उन्होंने बोला था प्रॉमिस सैलरीज टू हाउस वाइफ एज अ पार्ट ऑफ इट्स इलेक्टोरल कैंपेन इन तमिलनाडु। तो उन्होंने अपने इलेक्टोरल कैंपेन कर रहे थे तमिलनाडु में, तो उन्होंने बोला था कि वो जो हाउस वाइफ्स है उनको एक सैलरीज प्रोवाइड करेंगे, जो भी उनका अनपेड डोमेस्टिक लेबर है उसके लिए वो पे करेंगे। फिर शशि थरूर ने भी इस आइडिया को वेलकम किया। उन्होंने बोला था कि मोनेटाइज द सर्विसेज ऑफ वुमेन होम मेकर्स इन सोसाइटी, इनहेंस देयर पावर एंड ऑटोनॉमी एंड क्रिएट यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो बेसिकली उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी अगर उनको सैलरीज मिलेंगी। Demand for wages against housework was first raised at the third National Women's Liberation Conference in Manchester, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में पहले इस बारे में बात करी जा चुकी है, जो हाउसवर्क होता है उसके लिए पे करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यूके, यूएस, कनाडा सब में सिमिलर रिक्वेस्ट आई थी। इंडिया में एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी बाय द नेशनल हाउसवाइफ्स एसोसिएशन, जिसने बोला था कि हाउसवाइफ का एक ट्रेड यूनियन की तरह उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया जाए, पर डेप्टी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस ऑन द ग्राउंड ने ये बात को रिजेक्ट कर दिया था। इन 2012 द देन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कृष्णा तीरथ अनाउंस्ड दैट द गवर्नमेंट वाज कंसिडरिंग मैंडेटिंग अ सैलरी फॉर हाउस वर्क टू वाइफ्स फ्रॉम हस्बैंड्स। तो 2012 में विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर का ये कहना था कि गवर्नमेंट ये कंसिडर करी कि वो मैंडेट करते कि वाइफ्स को सैलरी उनके हस्बैंड्स देंगे। द पर्पस वंस अगेन वॉज टू एम्पावर women financially and help them live with dignity. However, the proposal never materialized, and with the idea in the government in 2014, the idea was put to rest. तो इसको मेटेरियलाइज नहीं किया गया। उसके बाद हाउस वर्क क्या क्या डिमांड करता है, एफर्ट और सेक्रीफाइस डिमांड करते हैं 365 days a year 24/7। Despite this, a huge proportion of Indian women aren't queens reigning over the kingdom, the family। अब बेसिकली ये माना जाता है, यहाँ पे कंगना रनौत ने ये उसके बाद बोला था कि हमें सैलरी नहीं चाहिए फॉर बीइंग द क्वींस ऑफ आवर लिटिल किंगडम। मतलब ये जो हमारी लिटिल किंगडम, हमारी फैमिली, उसकी क्वींस होती हैं महिलाएं। तो अब बेसिकली ये बोला गया था। तो ऑथर ने ये बोला है, डिस्पाइट दिस ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन वीमेन आर एंड क्वींस रेनिंग ओवर द किंगडम द फैमिली। जो ज़्यादातर वीमेन है वो फेस करती है अपने घर में इतना सारा काम करने के बाद भी डोमेस्टिक वायलेंस, क्रुएलिटी, क्योंकि वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होती है अदर्स पे। उन्हें लगता है अगर उनके हस्बैंड उन्हें घर से निकाल दे वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती ही नहीं है। तो टाइम यूज डेटा है फ्रॉम 2019 गैदर्ड बाय द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। उसने रिवील किया था ओनली अ क्वार्टर ऑफ मैन एंड बॉयज अबाउट 6 years engaged in unpaid household chores compared to over 4/5 of women every day. Every day, the average Indian male spends 1.5 hours per day, मतलब लगभग रोज हर पुरुष 1.5 घंटे अनपेड डोमेस्टिक वर्क में बिताता है, लेकिन एज वुमेन उसके कंपेयर में 5 hours बिताती है।
इट इज़ दस इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ अनपेड डोमेस्टिक वर्क। फिर ऑथर ने बोला है क्रिएटिंग वैल्यू इजंट ऑलवेज अबाउट फेयर रेम्यूनरेशन। अगर हम मैन को बोलेंगे, हस्बैंड को बोलेंगे कि वो अपने वाइफ की डोमेस्टिक वर्क के लिए पे करे, तो इससे और ज़्यादा आदमी में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बढ़ेगा, ठीक है, कि मुझे पे करना पड़ रहा है, ये मतलब काम कर रही है। तो इट में ऑल्सो पुट द एडिशनल ओनर्स ऑन द वुमेन टू परफॉर्म। और इसके अलावा वुमेन पे भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अच्छा परफॉर्म करें। बिसाइड द एथिक्स ऑफ बाइंग डोमेस्टिक लेबर फ्रॉम वाइफ पोजेज अ सीरियस रिस्क ऑफ फॉर्मलाइजिंग द पेट्रियार्कल इंडियन फैमिली विद द पोजीशन ऑफ मैन स्टेम्स फ्रॉम देयर बीइंग प्रोवाइडर्स इन द रिलेशनशिप। तो अब इससे क्या होगा, अगर हस्बैंड पे करेगा वुमेन को, तो हस्बैंड के अंदर, तो हस्बैंड बेसिकली एक तरीके से डोमेस्टिक लेबर खरीद रहा है अपनी वाइफ से। तो इससे जो पेट्रियार्कल इंडियन फैमिली है वो और ज़्यादा फॉर्मलाइज हो जाएगी, ठीक है, विद द प्रोवाइडर। मतलब एक तरफ इसके हम प्रोज भी देखना है, एक तरफ इसका कॉन भी देखना है कि क्या होगा। तो अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करे तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू हस्बैंड प्रोवाइड करे। तो beside the ethics of buying domestic labor from wife poses a serious risk of formalizing the patriarchal Indian family with the position of men stems from their being providers in the relationship and despite a legal provision equal ऑथर ने बोला इसके अलावा भी एक लीगल प्रोविजन बहुत सारी चीज़ों के हैं, लेकिन उसके बाद भी इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स अभी तक इल्यूसिव ही रहे हैं। जैसे कि डाउरी should dowry be converted to policy with the rational being to ensure at least some gains are received by daughters from the parental property। ठीक है, ये सब ऑथर ने बोला है। जैसे को पासनरी राइट्स है वो विमेन को नहीं मिलते। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट टू रिसाइड इन द मैरिटल होम, कुछ उनको राइट्स देने चाहिए कि वो मैरिटल होम में रह सकती हैं। टू स्त्री धन हक में है, टू को पासनरी इनहेरिटेंस राइट्स एज डॉटर्स एंड टू बेसिक सर्विसेज फ्री लीगल एड मेंटेनेंस एंड इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस एंड डिवोर्स। तो ऑथर ने बोला आर एम कैन बी ओनली टू एंश्योर बेसिक इनकम टू women should be encouraged and helped to reach their full potential through quality education, access and opportunities of work, gender sensitive and harassment free workplaces, and attitudinal and behavior change within families to make household chores more participative. So basically author wants to say that we have to work on basically other sectors also regarding the women, about giving them quality education, access and opportunities of work, so that they can get financial autonomy. Okay, अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ट्रिपल तलाक के बारे में आपको बस थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। मिस कैरेज ऑफ रिफॉर्म इतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, आप देख सकते हैं, ठीक है। आज वर्ल्ड में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ही नहीं। यहाँ पे बर्ड फ्लू के बारे में बताया गया, तो हम देख लेते हैं। बर्ड फ्लू वापस आ रहा है। तो बर्ड फ्लू और एवियन इन्फ्लुएंजा इज द नेम यूज टू डिस्क्राइब अ वायरल इन्फेक्शन दैट इज रिपोर्टेड मोस्टली इन वर्ल्ड बर्ड्स। तो ये एक तरीके का वायरल इन्फ्लुएंजा होता है जो कि मोस्टली इन बर्ड्स पाया जाता है। इसका पोटेंशियल होता है कि ह्यूमन को इफेक्ट कर सकता है और अदर एनिमल्स को भी इफेक्ट कर सकता है। मोस्ट कॉमन स्ट्रेन्स के क्या होते हैं, H5N1, H7 और H8। इसके अलावा और भी कुछ स्ट्रेन्स होते हैं। वायरस पहली बार रिपोर्ट किया गया था गीज में इन चाइना इन 1966। उसके बाद इसके आउटब्रेक्स पीरियडिकली होते रहे। इंडिया ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था महाराष्ट्र में 2006 में। तो चाइना में 1996 में सबसे पहली बार और महाराष्ट्र में 2006 में, ठीक है। Human transition, the H5N1 virus can jump species and infect humans from the infected birds. The first case of H5N1 infection in human was reported in Hong Kong in 1997. तो पहला फर्स्ट ह्यूमन केस हांगकांग में मिला था 1997 में। When a poultry farm worker caught the infection from infected birds, the high mortality rate in humans, मतलब इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत होता है। अगर ह्यूमंस को हो जाए तो उसमें मोर्टेलिटी रेट लगभग 60% होता है। तो ये सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न होता है। जैसे कोविड में मोर्टेलिटी रेट तो इंडिया में 1% से भी कम था, लेकिन इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। In its present form, human-to-human infection is not known. Human infections have been reported only among people who have handled infected birds or carcasses. तो बेसिकली जिन्होंने कारकास मरे हुए ये पक्षियों को हैंडल किया उन्हीं को हुआ है, वैसे नॉर्मली नहीं होता है। हाउ कॉमन इज इट, कितना कॉमन है। महाराष्ट्र विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू रिपोर्ट द इन्फेक्शन हैज़ नॉट सीन एन आउटब्रेक सिंस 2006। तो महाराष्ट्र जिसके यहाँ पहली बार आउटब्रेक हुआ था उसके बाद उसमें नहीं देखा गया था, लेकिन अभी उड़ीसा, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल इन सब में देखा जा रहा है। अब ऑथर ने बोला है कि पोल्ट्री मीट एग्स ये लोग खाना बंद करें तो ये सही है। तो एक्सपर्ट्स की माने तो वायरस डाइज इमीडिएटली इफ एक्सपोज टू टेम्परेचर ओवर 70 डिग्री सेल्सियस। अगर वायरस जो होता है बर्ड फ्लू का, अगर उसको टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस में वो करें तो फिर वो वायरस मर जाता है। लेकिन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ऐसा होगा क्योंकि बोथ मीट और एग्स होता है वो वेल कुकड होता है। मतलब एग भी लोग बॉयल करके खाते हैं, चिकन भी बॉयल करके खाते हैं, तो वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस में एक्सपोज होता है। तो चांसेस ह्यूमन उस वायरस को कॉन्ट्रैक्ट करें चिकन और एग्स खा के वो एक्सट्रीमली रेयर है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट नहीं यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे बस बेसिकली ये है कि बाइडेन कंफर्म हो गया कि वही नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा FPI इन्फ्लो हुआ है, सेंसेक्स बहुत ज़्यादा हाई हो गया। ये कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।